शुरू करते हैं क्लास। आज आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में लोकसभा के बारे में जानकारी देंगे। इससे पूर्व के वीडियो में राज्यसभा के बारे में बता दिए। आज हम लोग को लोकसभा के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लोकसभा के गठन के बारे में जानें। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है। इसे निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रथम चुनाव के बाद 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन लाकर इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 520 कर दी। आगे 31वां संशोधन 1973 में लाया। इस संशोधन के द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 550 और न्यूनतम 545 किया। अभी जो चुनाव होते हैं उसमें न्यूनतम संख्या 545 के लिए चुनाव किया जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की जो कुल संख्या है उसमें 543 का चुनाव होता है और मात्र दो को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो लोकसभा के गठन के बारे में समझ गए। अब आ जाए निर्वाचन पद्धति। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव होता है। उसके लिए जो निर्वाचन पद्धति है उसको बोलते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। कौन मतदान प्रणाली? गुप्त मतदान प्रणाली। इस प्रणाली के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके निर्वाचन में वयस्क मताधिकार प्राप्त लोग वोट देकर प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेकर अपने प्रतिनिधि उम्मीदवारों को चुनने का काम करते हैं। 1989 के पहले हमारे देश में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष थी। 89 के पहले 66वां संवैधानिक संशोधन 1989 में किया गया और इस अधिनियम के द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और 18 वर्ष आयु प्राप्त लोगों का नाम मतदाता सूची में डाला जाता है और वैसे व्यक्ति एक वयस्क मताधिकार के रूप में अपने मतों का प्रयोग करता है। अब आए सदस्यों की योग्यता। लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष का हो, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो और न्यायालय के द्वारा वह अयोग्य नहीं ठहराया गया। इतना पात्रता रखने वाले व्यक्ति लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है।
अब आ जाए लोकसभा का कार्य। यहाँ बताया जा चुका है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसके या इसका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। सन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष? 6 वर्ष। पुनः 1978 में, उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय 78 में 44वां संवैधानिक संशोधन सदन में व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कर दिया गया और इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाए। और अभी वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। आगे पढ़ेंगे गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? किसी भी सभा या गणपूर्ति क्या है, इसको देखिएगा। गणपूर्ति में क्या है कि लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं 545, उसका एक निर्धारित कोटा होता है कि उतना रहने पर ही लोकसभा के कार्यवाहियों का संचालन प्रारंभ होता है। वो गणपूर्ति कहलाता है। गणपूर्ति के लिए यह निर्धारित था कि कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा उपस्थित रहने पर ही, यानी 10वां हिस्सा में लगभग 54 या 55 मेंबर होंगे, इतना उपस्थित होगा तभी लोकसभा की कार्यवाही चल सकती है, बैठक हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इस प्रस्ताव को ला करके इस बात जो निर्धारित था 10वां हिस्सा उपस्थिति का, उसे खत्म कर दिया गया। अब आइए लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अपने ही सदस्यों की कुल संख्या में से एक अध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति को बैठाने का काम करता है। लोकसभा का अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्मानजनक होता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल भी तब तक रहता है। लोकसभा कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने निर्धारित कार्यकाल के पूर्व ही उसे लोकसभा के उपस्थित सदस्य इसके विरुद्ध वोट देकर इसे पद से हटाने का काम करता है। एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष यदि पद पर है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो भंग होने के बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और जब तक नए लोकसभा का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होने से लेकर लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक यह अपने पद पर बना रहता। लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है बहुत ही सम्मानजनक पद है। लोकसभा का अध्यक्ष का पद सम्मानजनक इसलिए है कि बिना इसके आदेश के लोकसभा की बैठक चलना संभव नहीं है। लोकसभा की बैठक बुलाना है, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों को बोलने की अनुमति देना है। बिना अनुमति के कोई भी मेंबर लोकसभा का किसी प्रकार का सवाल, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकता है और नहीं जवाब मांग सकता है जब तक कि अध्यक्ष उसे आदेश नहीं दे।
लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सदस्य से प्रश्न का जवाब देने के लिए या प्रश्न सुनने के लिए तैयार है। लोकसभा के जितने सदस्य हैं उन सारे सदस्यों के प्रश्न को अच्छी तरह से सुनने का काम करता है और उस पर अमल भी करता है। अब आ जाए लोकसभा के अधिकार और कार्य के बारे में। लोकसभा को अनेकों प्रकार के अधिकार और कार्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है कार्यपालिका के क्षेत्र में। आपको मालूम है कि हमारे देश में लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके आधार पर केंद्र में सरकार गठित होती है और वह सरकार केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा जो है उसमें उपस्थित जो सदस्य हैं, जितने मेंबर होते हैं, उसको कार्यपालिका के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है और सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करता है। लोकसभा के मेंबर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, स्थगन प्रस्ताव लाकर, इन सभी प्रस्तावों को लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है व्यवस्थापिका के क्षेत्र में। तो लोकसभा को व्यवस्थापिका के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। आपको पता है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को व्यवस्थापिका के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सदन माना जाता है, क्योंकि लोकसभा जो विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, उस पर अपना सहमति व्यक्त करने का काम करता है। आप देखेंगे यदि लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो देखा जाता है कि लोकसभा ही वहाँ पर शक्तिशाली होता है। आपको पता है विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा। मान लिया जाए साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा अपने कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर राज्यसभा को भेज दिया जाता है और राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को पारित कर पुनः लोकसभा को लौटाने का काम करता है। राज्यसभा को अधिकार है कि धन विधेयक से संबंधित प्रस्ताव को 6 माह अधिक से अधिक 6 माह तक रोक कर रख सकता है। 6 माह की अवधि में यदि इस प्रस्ताव को पारित कर पुनः लोकसभा को नहीं लौटाता है तो लोकसभा उस प्रस्ताव को वापस मंगवा कर राज्यसभा से पारित मान लेता है और पारित मानकर दोनों सदनों से पारित मानकर लोकसभा के अध्यक्ष उस पर अपना हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के बाद ही वह प्रस्ताव या विधेयक, कानून या अधिनियम। टेक्निकल प्रॉब्लम रहने के कारण रुकना पड़ा। तो अभी हम बता रहे थे कि वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। लोकसभा अपने पारित प्रस्ताव को जब राज्यसभा के पास भेजता है तो मात्र 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता है पारित करके। अगर नहीं करता है तो लोकसभा उस प्रस्ताव को राज्यसभा से वापस मंगवा कर उसे पारित मान लेता है और उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर हो जाने के बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास अंतिम